गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 3। पाठ का नाम था हमें संसद क्यों चाहिए। इसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे संसद की भूमिका, यानी हमारे देश में संसद का क्या रोल होता है, संसद क्या करता है, उसको क्यों बनाया गया है और वो किस तरह से अपने काम को अंजाम तक पहुंचाता है और हमारे देश को चलाने में किस तरह से अपनी भूमिका निभाता है। शुरू करते हैं पाठ को। देखिए, आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। बारिश हो रही है, बिजली गरज रही है, हम लोगों को पढ़ाई करते रहना है, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी आए, कोरोना आए, इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर में संसद की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है। यहाँ पे था ना, हमें संसद और संसद की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये पढ़ लिए थे। अब संसद की क्या भूमिका होती है, इसको जानना है। आइए देखते हैं। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के बाद हमारे देश को लोकतंत्रात्मक देश घोषित किया गया है, क्योंकि लोकतंत्र के द्वारा ही लोगों की आस्था प्रकट होती है और साथ ही साथ ये जो सिद्धांत होते हैं, लोकतांत्रिक जो सिद्धांत होते हैं, ये निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित होते हैं। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, हम लोग जानते हैं, क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। जो संसद होती है, हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उसमें जाकर के बैठते हैं। तो वो जो प्रतिनिधि होते हैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह से विधानसभा के लिए जो राज्य में होता है। देखिए, ये हो गया संसद, ये हो गया विधानसभा। हम लोगों ने कक्षा 7 में विधानसभा के बारे में पढ़ा था। 3 अंग होते हैं। विधानमंडल में 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। उसी तरह संसद में भी 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जिस तरह राज्यों में राज्य विधानमंडल काम करता है, उसी तरह भारत सरकार यानी केंद्र में संसद काम करता है और पूरे देश के लिए नियम कानून बनाने का जिम्मा उसी को सौंपा गया है, संसद को ही। और साथ ही साथ अभी हम आगे बात करेंगे कि जो संसद होता है, हमारे देश का प्रधानमंत्री और उसकी कार्यपालिका परिषद भी उसी के अंग होते हैं और संसद द्वारा सरकार के कार्यों की समीक्षा की जाती है और अगर गलत पाया गया तो उसकी आलोचना भी की जाती है। हम लोग जानते हैं कि हर 5 साल में चुनाव होता है। 5 साल में सांसदीय का चुनाव होता है और जो भी राजनीतिक पार्टी उस चुनाव में खड़ा होती हैं वो जीत करके संसद में जाती हैं। जो संसद के सदस्य होते हैं उनको एमपी भी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद सदस्य। देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है और देखिए, हम बताए अभी 545 सदस्य लोकसभा में होते हैं
245 सदस्य राज्यसभा में होते हैं। ये जो लोकसभा में 545 होते हैं, इसमें से 543 जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। 2 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को। अब वो कौन होते हैं इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब पूरे भारत को अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में यानी 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये लोकसभा की बात हो रही है। और ये जो चुनाव में खड़े होते हैं लोग, ये किसी न किसी राजनीतिक दल के होते हैं। हालांकि कोई व्यक्ति ऐसा भी खड़ा हो सकता है जो किसी राजनीतिक दल का न हो, लेकिन ज्यादातर लोग किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के ही होते हैं। यहाँ एक परिणाम दिया गया है। लोकसभा चुनाव का जो 2014 में 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसका एक नमूना यहाँ दिया गया है। कितनी सीटें किस राजनीतिक दल को मिली थी। देखिए, 16वीं में भारतीय जनता पार्टी को 282 सीट, कम्युनिस्ट पार्टी को 1 सीट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को 9 सीट, कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 44 सीट और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 6 सदस्य। ये देखिए राष्ट्रीय दल है। अब राष्ट्रीय दल का मतलब अभी आपको बाद में हम बताएंगे, बस ये समझ लीजिए ये जो ऊपर के 5 तो राजनीतिक दल है, ये राष्ट्रीय दल है। उसके बाद यहाँ देखिए नीचे राज्य स्तरीय जो दल है, आम आदमी पार्टी को 4 ठो, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को 37, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 34, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फर्स्ट को 3, बीजू जनता दल को 20, इंडियन नेशनल लोक दल को 2, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 2, जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को 3, जनता दल सेक्युलर को 2, जनता दल यूनाइटेड को 2। और भी बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, राज्य स्तरीय छोटे छोटे दल हैं, ये भी 1-2 सीट जीते। यानी टोटल यहाँ जो प्रश्न दिया गया है हम उसको देखते हैं। लोकसभा में किस दल के सांसद सबसे अधिक हैं? आपके विचार से ऐसा क्यों हुआ? देखिए, सबसे अधिक जो दल वाले सीट जीते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी है। फिर अगला प्रश्न है, कौन सरकार बनाएगा? अब सरकार बनाने का एक रूल होता है, संसद में आधा से ज़्यादा सीटें जो जीतेगा वही अपनी सरकार बनाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 282 सीटें यानी कुल 545 सीटें हैं। 545 में अगर हम आधा करेंगे 272 सीटें जो पार्टी पाएंगी उनकी सरकार बनेगी। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ऑलरेडी 282 सीटें मिल चुकी हुई हैं। तो जाहिर सी बात है सरकार किसकी बनेगी? भारतीय जनता पार्टी की। तो ये छोटी छोटी बातें हम लोग जानते हैं। आगे आइए देखते हैं हम लोग। चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद एमपी कहे जाते हैं। हम पहले ही बताएं, किसी निर्वाचन क्षेत्र से जो व्यक्ति चुनाव में जीत जाता है वो संसद में चला जाता है, जिसको एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद कहा जाता है। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने होते हैं, बहुत सारे काम करने होते हैं। उसमें पहला है राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। पूरे देश के लिए सरकार जो बनती है उनका चुनाव करना। जब संसद सदस्य जीत के चले जाते हैं तो उनका पहला काम होता है।
देखिए, अभी हम बताएं कि संसद में दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, और साथ ही साथ राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग होता है, क्योंकि संसद के इन दोनों सदनों द्वारा बनाए गए कानूनों को बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति मिले लागू नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए राष्ट्रपति को भी संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। कुल कितने सदस्य होते हैं हम बता ही चुके हैं, 545 सदस्य होते हैं, और इनमें से आधा से अधिक जिसको सीट मिलेगा उसकी सरकार बनेगी, यानी 275, 274, 272, 272 सीटें जिस पार्टी को मिल जाएंगी उनकी सरकार बन जाएगी। अगर मान लीजिए किसी एक पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिलती हैं, तो दो राजनीतिक दल, तीन राजनीतिक दल मिल करके 272 सीटों की पूर्ति करते हैं, बहुमत बनाते हैं, तभी उनकी सरकार बन पाती है। और जिस पार्टी के लोग कम सदस्य अपना भेज पाते हैं संसद में, वो लोग सत्तारूढ़ दल यानी जिनकी सरकार होती है उनकी आलोचना करते हैं। आलोचना करने का मतलब, अगर सरकार है के पास पावर हो गया, आधे से ज़्यादा उसके सांसद हो गए, तो वो कोई भी काम कर सकता है। लेकिन विपक्षी पार्टी जो होती हैं, इनका काम होता है कि अगर सरकार कोई गलत काम कर रही है तो उसकी आलोचना करना, उसकी बुराई करना और उसकी कमियों को जनता के सामने लाना, ताकि अगर उनकी बात को जनता समझेगी तो फिर दोबारा उनको चुनाव में नहीं जिताएगी और जो पार्टी विपक्षी वाले हैं उनको जिता देगी। तो इसी कारण सत्ता रूलिंग पार्टी जो होती है वो इस बात का ख्याल रखती है। देखिए, संसद एक प्रकार का व्यवस्थापिका होता है, और उसी संसद में से ही कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव करना भी संसद का ही काम होता है। देखिए, कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का भी एक महत्वपूर्ण काम होता है। जैसे कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ज़हन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते। देखिए, छोटी सी बात आप समझिए, जो सांसद 545 तो जीत करके लोकसभा में जाते हैं, तो जिस पार्टी की सीटें आधे से अधिक होती है उनकी सरकार बनती है। सही हो गया। अब जिस पार्टी की संख्या ज़्यादा रहेगी वो अपने में से ही किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए चुनेगा, और जब प्रधानमंत्री का चुनाव हो जाएगा तो वही प्रधानमंत्री अपनी तरफ से, अपनी सोच के हिसाब से अपने लिए विभिन्न प्रकार के मंत्रियों का चयन करता है। जैसे शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, कोयला मंत्री, खान मंत्री, अनेक प्रकार के विभागों का बंटवारा भी करता है। हाल के सालों में काफ़ी बार किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं, अभी हम बताएं कि अगर किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है, यानी 242 सीटें नहीं मिल पाती हैं, सॉरी 272 सीटें नहीं मिल पाती हैं, तो दो या तीन राजनीतिक दल मिल करके आपस में गठबंधन करते हैं और सरकार का निर्माण करते हैं।
अब तो हम लोग समझ गए लोकसभा के बारे में। जनता द्वारा 18 या 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का चुनाव करता है। अब आते हैं हम लोग राज्यसभा के बारे में। अब देखिए, राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिसमें 233 सदस्यों का जो चुनाव होता है वो जो राज्य, विभिन्न राज्यों के, जो हमारे देश में राज्य हैं, उन राज्यों के जो विधान सभाएं होती हैं उसमें जो निर्वाचित सदस्य यानी जो सदस्य चुन करके गए होते हैं उनके द्वारा इन 233 राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। और 12 सदस्य, देखिए हम बताएं कि 245 सदस्य होते हैं तो 233 सदस्यों का चुनाव होता है। ये चुनाव राज्य जो होते हैं उनकी जो विधान सभाएं होती हैं उन विधान सभाओं में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा होती है। बस चीज़ों को आप सुन लीजिए, याद कर लीजिए, समझाने का काम आगे हम आप लोगों को फिर से करेंगे। फिर 12 सदस्य बच गए। आप कहेंगे कि सर 245 होते हैं लेकिन चुनाव 235 का ही करवा रहे हैं। तो जो 12 सदस्य बचते हैं इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। जैसे लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता था, कहाँ से? एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को। और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का काम राष्ट्रपति करता है। आगे हम लोग देखते हैं, सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना, ये किसका काम होता है? संसद का ही। अभी देखिए, जिस पार्टी की संख्या, सदस्य संख्या ज़्यादा होगी यानी जिस पार्टी के लोग ज़्यादा जीतेंगे उनकी सरकार बनेगी। अब सरकार बन गई, प्रधानमंत्री बन गया तो सारी पावर उनके हाथ में चल गई। लेकिन अन्य जो संसद के अन्य सदस्य हैं वो उनको, उन पर नियंत्रण रखते हैं। जैसे जब संसद का सदन चालू होता है, संसद का अधिवेशन शुरू होता है, सत्र शुरू होता है, तो उसमें सबसे पहले काम होता है, पहले घंटे का जो प्रथम, जैसे 10-11 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ, सदन का बैठक शुरू हुआ। अब सत्र चलना मतलब सभी सांसद सदस्य बैठेंगे उसमें और काम को करेंगे। तो उसमें क्या करते हैं, पहला घंटे का जो समय होता है, जैसे हमारे स्कूल में एडमिशन हुआ, सॉरी, घंटी लगा, तो पहले घंटी लगता है तो उसमें हाजिरी होता है। तो उसी तरह यहाँ पे पहले शुरू का जो 1 घंटा होता है वो प्रश्नकाल का होता है। किसका? प्रश्नकाल का होता है। प्रश्नकाल यानी प्रश्न का समय, सॉरी। अब देखिए, जो प्रधानमंत्री विभिन्न प्रकार के मंत्री बनाए हैं और उनको एक एक विभाग, जैसे शिक्षा के संबंध में सारे कामों को शिक्षा मंत्री देखेंगे, विदेश के संबंध में सभी काम विदेश मंत्री देखेंगे, अपने देश के संबंध में नियम प्रशासन के बारे में गृह मंत्री देखेंगे, व्यापार वगैरह का काम व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री देखेंगे। तो ये विभागों का बंटवारा करने का काम प्रधानमंत्री ने तो कर दिया। तो क्या वो काम सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, या कोई नियम बना है कि नहीं, इसके बारे में जानकारी लेना, पूछना जो मंत्री होते हैं, संसद का कोई भी सदस्य किसी भी मंत्री से उनके संबंधित विभागों के बारे में प्रश्न पूछ सकता है और उसकी जानकारी देना प्रधानमंत्री या मंत्री का जो मंत्रिमंडल है, जो मंत्री उस विभाग से संबंधित हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो पूछते हैं उनके बारे में जो नियम कानून उन्होंने बनाया है व्यवस्था को चलाने के लिए, उसके संबंध में सारी जानकारी संसद के समक्ष रखी जाए। अगर वो उससे संतुष्ट होते हैं तो कोई बात नहीं, अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो उन प्रश्नों से भी फिर प्रश्न पूछ करके
सारी चीज़ों की जानकारी लेते हैं। सरकार जो काम काज करती है उसके बारे में पूरी बातों को पूछना और वो सारी चीज़ों की जानकारी जनता के सामने रखना, ये संसद का काम होता है। इस प्रकार संसद के जो सदस्य होते हैं सरकार से उसके कार्यों के बारे में पूछ करके एक जनमत तैयार करते हैं, जनता के सामने उसको रखते हैं कि देखिए सरकार इस तरीके से काम कर रही है। और इसके भय से कि संसद का कोई भी सदस्य पूछेगा, सरकार जो है या मंत्री जो होते हैं वो गलत काम नहीं करते हैं। जैसे अभी हाल ही में जहरीली शराब पीने से बहुत सारे लोगों की आंध्र प्रदेश में मौत हो गई थी। तो जो शराब और ये मद्य मंत्री थे, इनसे पूछा गया कि भाई आपका व्यवस्था ठीक है, लेकिन शराब पीने से लोगों की मौत हुई, आखिर में क्यों हुई और उसका जिम्मेदारी कौन लिया? क्या इसी तरह चलता रहेगा, शराब पी कर के लोग मर जाएंगे? तो संबंधित मंत्री को उसके संबंध में जानकारी देनी पड़ी। तो इस तरह से जो संसद के सदस्य होते हैं वो राजनीतिक दलों से प्रश्न पूछते हैं, वो मंत्रियों से वो प्रश्न पूछते रहते हैं और उन पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करते हैं। किताब में एक अलग उदाहरण दिया गया है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, कैसे प्रश्न पूछा जाता है और कैसे वो मंत्री संबंधित सदस्य को अपने उत्तर द्वारा संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। संसद के प्रश्नों को महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। इसके चलते सरकार चुस्त रहती है, उसको डर रहता है और सही काम करती है कि अगर गलत काम करेंगे, जैसे किराया भाड़ा बढ़ा दिया ट्रेन का, तो जो संसद के सदस्य हैं और रेल मंत्री से पूछेंगे कि भैया आपने भाड़ा क्यों बढ़ा दिया, क्या इससे सरकार जनता को नुकसान नहीं हो रहा है? हमारा तो काम जनता को अधिकतम सुविधाएं प्रदान करना है, जब आप भाड़ा बढ़ा दे रहे हैं तो जनता कैसे आएगी जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। सारी चीज़ों को मंत्री को संसद सदस्य के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। और देखिए जो संसद का काम होता है, अभी हम बनाए कानून बनाना भी होता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य मिल करके पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं और जो पहले से कानून बने हुए हैं उनमें परिवर्तन भी करते हैं। आगे हैं संसद में कौन कौन लोग होते हैं। तो संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। आजकल हमारे यहाँ प्रचलन है जातिवाद का, धर्म के आधार पे ज़्यादातर जो हमारे देश की राजनीति हो रही है वो जाति के आधार पे हो रही है। यादव यादव को वोट देता है, कुर्मी कुर्मी को वोट देता है, छतरी छतरी को वोट देता है। तो इस तरह से विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या दिन पर दिन संसद में बढ़ती जा रही है। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी अब बढ़ गए हैं। जिन समूह, जैसे अभी हम बताएं कि राजनीतिक पार्टी के लोग चुनाव में लड़ते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो चुनाव में लड़ना चाहते हैं तो वो किसी राजनीतिक दल से नहीं होते हैं, फिर भी निर्दल उम्मीदवार के रूप में खड़े हो जाते हैं। देखिए लोकसभा में जो चुनाव हुए हैं, पहला चुनाव और अन्य चुनावों में वोट देने का प्रतिशत क्या रहा है, एक उदाहरण दिया गया है। पहले में जो 51 और 52 में हुआ था 61% रहा था, चौथी में 61%, पाँचवीं में 55% और फिर देखिए 16वीं में 66%। यानी शुरू में ठीक था, बाद में कुछ घटा बढ़ा, उतार चढ़ाव इसी तरह लगा है। देखने में आया कि प्रतिमूलक अपने समाजों को पूरे तौर से सही ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। देखिए होता क्या है, अगर चुनाव में जो 18 साल से अधिक उम्र के लोग हैं सभी लोग मत दे अपना, वोट दे अपना,
तब न सही प्रकार से सरकार का निर्माण हो पाएगा। अब 50% लोग वोट दे रहे हैं, 50% लोग अपना वोट दे ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब 50% लोग ही देश के सरकार के बारे में सोच रहे हैं और अन्य लोग जो है अपने कामों में व्यस्त हैं और सरकार से उनका कोई लेना देना नहीं समझ में आ रहा है। कुछ जातियां हैं जिनकी संख्या शुरू शुरू में संसद में कम थी, जैसे एससी और एसटी की, तो उनको आरक्षण प्रदान किया गया। कुछ सीटें एससी और एसटी के लिए आरक्षित कर दी गई। आरक्षण का मतलब हम बताए थे आप लोगों को। जो सीटें हैं आरक्षित सीटें, मान लीजिए 10% सीटें आरक्षित हो गई एससी के लिए और 5% एसटी के लिए। तो ये जो सीटें हैं एससी वाली, उस पर सिर्फ एससी के लोग ही खड़े होंगे, अनुसूचित जाति के लोग ही खड़े होंगे। और जो एसटी के लिए आरक्षित है उन पर सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लोग ही खड़े होंगे, अन्य कोई जाति के लोग उस पर खड़े नहीं हो सकते हैं। इस समय वर्तमान में तो थोड़ी समस्या और बढ़ गई है। समस्या का और सुधार करने की बात चल रही है। देखिए एक चित्र है संसद का, इसमें महिलाओं को दिखाया गया, यानी बहुत कम महिलाएं हमारे देश की हैं जो संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई या चुनी गई है। तो सरकार एक कानून बनाने जा रही है जिसमें कुछ प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बात हो रही है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय 4% जो सीट थी उस पर महिलाएं थी और आज के समय में 9% है, यानी बहुत कम बढ़ोतरी हुई है। जबकि वोट देने वाले में जितने पुरुष हैं उतनी महिलाएं हैं। तो महिलाओं की संख्या 50% अगर हम कहें तो होनी चाहिए, लेकिन अगर 50% नहीं है तो 40% तो ज़रूर ही होनी चाहिए। लेकिन अभी ये जागरूकता नहीं हो पाई है, इसलिए संसद में महिलाओं की संख्या कम है। तो इस तरह से देखिए आज हमारा देश कुछ मुश्किल और अनसुलझे सवालों से जूझ रहा है। क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई प्रतिनिधित्व है या नहीं? हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जो प्रजातंत्र है, समझिए बात को, प्रजातंत्र में प्रजा द्वारा ही शासन प्रजा के लिए होता है और प्रजा में से ही कोई ना कोई, जैसे सीधा सीधा गांव में जो चुनाव होता है उसमें गांव के आदमी वोट देते हैं, गांव का ही कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है और जो जीतता है वही गांव के लोगों पर शासन करता है। तो उसी तरह हमारे देश में भी होता है, जो संसद सदस्य चुने जाते हैं वही पूरे देश के लिए नियम कानून व्यवस्था बनाते हैं और उनको चुनती भी यहाँ की जनता ही है और वो हमारे देश के होते भी हैं। तो अगर सभी लोग चुनाव में भाग नहीं ले रहे हैं तो क्या ये प्रजातंत्र के रूप में जो हमारे देश में व्यवस्था है, प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को जो अपनाया गया है, क्या वो सही तरीके से काम कर रही हैं? और किसी अच्छे व्यक्तित्व वाले आदमी को चुनाव में न खड़ा करा करके जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग भेद के आधार पर लोगों का चुनाव किया जा रहा है। अगर महिलाएं सोचे कि नहीं हम सिर्फ महिलाओं को ही वोट देंगे, पुरुष सोचे सिर्फ हम पुरुष को ही वोट देंगे, एससी सोचे हम सिर्फ एससी को वोट देंगे, तो क्या वास्तव में वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना हो पा रही है? नहीं। तो इसमें सुधार की ज़रूरत है और ये सुधार हमारे देश के जो बच्चे हैं उन्हीं के माध्यम से होने वाला है। इसीलिए इस चैप्टर को हमारे देश के भावी बच्चों को, भावी नागरिक होने वाले बच्चों को पढ़ाया जाना उचित समझा गया है। आप लोग इसको बार बार देखिए, एक बार दो बार वीडियो को देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो पूछने का प्रयास करिए। धन्यवाद।